गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ, सुरक्षित और बिल्कुल अच्छे होंगे। और इसी बात की कामना करता हूं कि आने वाला दिन जो आपकी तैयारी का अपने टारगेट को लेकर चल रहा है उसमें आपकी कामयाबी पूरी की पूरी हो। यही मेरी मनोकामना है, यही एएमयू क्लास की मनोकामना है। और इसी बात के साथ आज शुरुआत करेंगे। आपका जो पार्ट 1 हमने दिया था उसका अगला पार्ट 2 में 50 प्रश्नों की सीरीज स्पेशल मैराथन क्लास के टॉपिक था परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत, माध्यम और तकनीक से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका पार्ट 2 आज शुरू होने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, यानी घंटी का निशान, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए, डेली रात 8 बजे आपके सामने दिख रहा होगा, टॉपिक वाइज चलती है। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की पार्ट 2 का, जो कि आपके स्क्रीन पे ठीक आपके सामने मौजूद है। ठीक है, पहला प्रश्न सामने है और कह रहा है एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए। एचिंग में प्रिंटिंग के समय जो कागज होना चाहिए वो किंचित नम होना चाहिए, पूर्णतः गीला होना चाहिए, पूर्णतः सूखा होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होना चाहिए। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का होना चाहिए। किंचित नम, ठीक है, पूर्णतः गीला यानी पूरे तरीके से गीला, पूर्णतः सूखा हुआ यानी पूरा सूखा हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है पहले प्रश्न की। पार्ट 2 परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत, माध्यम और तकनीक टॉपिक का दूसरा पार्ट। और प्रश्न संख्या पहले का सही जवाब होगा किंचितम नम। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चित्रण की विधि कहलाती है। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? तकनीक, माध्यम, पद्धति या साइजिंग। चित्रण की विधि असल मायने में क्या कहलाती है? ठीक है, यह है आपका दूसरा प्रश्न। और फटाफट कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तरों का। तो इसका सही जवाब होगा तकनीक कहलाती है चित्रण की विधि। तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या कहना है? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम है। स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम टेम्परा माध्यम है, फ्रेस्को, तेल रंग या जल रंग। तीसरा प्रश्न, महामैराथन स्पेशल क्लास टॉपिक है परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत, तकनीक और माध्यम से संबंधित पार्ट 2 के रूप में, जिसका तीसरा प्रश्न कह रहा है स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम के रूप में हम किसे जानते हैं? तो वो जानते हैं जल रंग को। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न क्या कहना है? गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है। गेरू का जो प्रयोग है वो चित्रण हेतु हुआ है आदिकाल में, पाश्चात्य रेनाशा चित्रों में, भारतीय रेनाशा काल में, या उपरोक्त में से तीनों। गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु इसमें से कौन से काल में हुआ है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आदिकाल में। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न क्या कहना है? धातुओं के रंग बनाए गए हैं। धातुओं के जो रंग हैं वो बनाए गए हैं 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में।
ठीक है। धातुओं के रंग बनाए गए हैं कौन सी शताब्दी में? इस प्रश्न का कमेंट्स में उत्तर दीजिए। और आज एक कमेंट्स लूँगा और उस कमेंट्स पे आप लोग का क्या राय है सभी का ज़रूर बताइएगा। कुसुम कुमारी करके एक हमारे चैनल पे फीमेल जुड़ी हैं और उन्होंने कमेंट्स में एक बात लिखी थी कि सर हमेशा वीडियो में आप कहते हैं कि बीमारी हैं सर आपको क्या हो जाता है कि आप बीमारी रहते हैं, बीमार ज़्यादा रहते हैं पढ़ाते कम हैं। इस तरह का कुछ कमेंट्स था कुसुम कुमारी जी का और वो मेरे चैनल पे पहली बार मुझे लग रहा है न्यू जुड़ी हैं, वो न्यू है वो। तो उनको लगता है कि सर जो है बीमारी का बहाना करते हैं और बीमारी का बहाना करके वो टाइम पास करते हैं, उनको ये लगा है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हर वीडियो में जो है ये बात मैं कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। और अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर जो रेगुलर, उनको जहाँ तक लग रहा होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद में फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई है और पढ़ाना इस गर्मी में और इस तरह से जिस तरह से मैं आप लोग को देता हूँ, किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है कुसुम कुमारी जी, और भगवान ना करे कि आपको कभी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है अच्छे से तो वही जानता है। तो इस तरह के कभी मत कमेंट्स करिएगा, क्योंकि तबीयत कभी भी किसी की भी कहीं भी ख़राब हो सकती है। उसके लिए सिर्फ दुआएं की जा सकती हैं एक दूसरे के लिए, और हमारे चैनल के साथी ऐसा करते हैं तो आप भी इंसान हैं, आप भी इंसानियत निभाइए। बीमारी किसी को भी हो सकती है, बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। और 5वें प्रश्न का जो सही जवाब है, धातुओं के रंग बनाए गए हैं, यही प्रश्न था हमारा और इसका सही जवाब है 18वीं शताब्दी में। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कह रहा है कि फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, फ्रेस्को तकनीक में जो चित्रण किया जाता है वो गीली भित्ति पे किया जाता है, किचित नम भित्ति पे, सूखी भित्ति पे, या तीनों सिचुएशन में। फ्रेस्को चित्रण विधि इसमें से कौन से भित्ति पर किया जाता है? ठीक है, यह हमारा 6वां प्रश्न है और इसका कमेंट्स में उत्तर दीजिए पार्ट 2 में। 50 प्रश्नों की महामैराथन का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने कल आपको दे रखा है, ठीक है, पार्ट 2 है ये। और इसका सही जवाब है उपरोक्त तीनों, यानी गीली पर भी, किचित पर भी और सूखी, तीनों चीज़ों पर फ्रेस्को चित्रण संभव है। 7वां प्रश्न देखेंगे। भित्ति चित्रण की विधि नहीं है भित्ति चित्रण की विधा। फ्रेस्को तकनीक नहीं है, फ्रेस्को सेस्को नहीं है, टेम्परा नहीं है, या ब्रोकन कलर नहीं है। भित्ति चित्रण की तकनीक इसमें से कौन सी तकनीक को नहीं माना गया? यह है 7वां प्रश्न। चलिए फटाफट कमेंट्स करिए, उत्तर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा और उत्तर बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रोकन कलर। 8वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है। जो भित्ति चित्रण की परंपरा है वो हमारे कला इतिहासकारों के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार कब शुरू हुई, प्रारंभ हुई? अजंता से, जोगीमारा से, बाघ की गुफा से, या राजपूत शैली से? मशहूर कला इतिहासकार या कह लीजिए कला समीक्षक, जो भी कह लीजिए, उनके अनुसार भित्ति चित्रण की जो परंपरा की शुरुआत हुई, अभी कई जगहों पे देखते हैं कभी कभी कुछ परंपराएं बाद में शुरू हो जाती हैं, तो भित्ति चित्रण की परंपरा की शुरुआत इतिहासकारों के अनुसार इसमें से कौन सी गुफा से हुई है? सीधे शैली को छोड़िए, गुफा से हुई है वो, और वो हुई है जोगीमारा से। सबसे पहले जोगीमारा में मिले भित्ति चित्र, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सिग्रेफिटो विकसित हुई। सिग्रेफिटो ये विकसित हुई भारत में, यूरोप में, चीन में, या जापान में? सिग्रेफिटो कहाँ विकसित हुई? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे होंगे, अगर पसंद आएगा शेयर ज़रूर कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शेयर आपका हमें हिम्मत, ताकत, और आपका लाइक, आपका प्यार हमें काफ़ी ताकत देता है। और इसका सही जवाब होगा यूरोप से। सिग्रेफिटो विकसित हुई कहाँ से? यूरोप से।
10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है तेल रंग में, पोस्टर रंग में, तेल रंग में, एक्रिलिक रंग में, टेम्परा रंग में या उपरोक्त में से तीनों तकनीक में। विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है कौन कौन से माध्यम में? तेल रंग माध्यम में विभिन्न परतों पर कार्य हो सकता है, एक्रिलिक रंग में, टेम्परा या तीनों माध्यमों में विभिन्न परतों पे हम कार्य कर सकते हैं कला के क्षेत्र में। तो साथियों, इन तीनों पर हम विभिन्न परतों में कार्य कर सकते हैं कला के क्षेत्र में, इसलिए इसका राइट आंसर घ होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, भित्ति चित्रण की विधा है, जो भित्ति चित्रण की विधा है वो टेम्परा है, फ्रेस्को है, सिग्रेफिटो है या तीनों है? शानदार प्रश्न। भित्ति चित्रण की विधा इनमें से किसे माना गया है? टेम्परा, फ्रेस्को या सिग्रेफिटो? तो अगर आपको थोड़ी देर पहले अगर प्रश्न आपने पढ़ा विभिन्न परतों पे कार्य कर सकते हैं, तो तेल रंग भी पढ़ा, कई तरह से पढ़ा, और थोड़ा सा ऊपर जाइए तो आपने भित्ति चित्रण की विधा नहीं है पढ़ा, जिसमें ब्रोकन कलर था, बाकी फ्रेस्को, टेम्परा ये सब था, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों। भित्ति चित्रण की विधा जो है इसमें से टेम्परा, फ्रेस्को, सिग्रेफिटो ये तीनों कैटेगरी में आते हैं। 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, एक परत में कार्य किया जाता है, इसमें से किस माध्यम में एक परत में कार्य किया जाता है? एक ही परत में आप कला के क्षेत्र में कार्य कर लेते हैं एक कलाकार के रूप में, तेल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में या एक्रिलिक रंग में। एक परत में इसमें से कौन से माध्यम से आप कार्य कर लेंगे? तो एक परत से आप पोस्टर रंग में कार्य आसानी से कर लेंगे, ठीक है, एक ही परत में। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? कहना है प्रश्न का, वास चित्रण प्रारंभ भारत में किया शारदा उकील ने, यानी वास चित्रण की शुरुआत भारत में किसने किया? शारदा चरण उकील ने किया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, एन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर, या तीनों में से किसी शख्सियत ने वास चित्रण का प्रयोग भारत में नहीं किया? तो तीनों में से नहीं किया ये तो असंभव है, किया तो जरूर है, लेकिन किया किसने है सवाल यहाँ ये है, क्योंकि वास चित्रण जो है सबसे पहले इस्तेमाल की गई बंगाल शैली के स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन बंगाल शैली के कौन से कलाकार ने जो है प्रारंभ किया भारत में वास चित्रण का, ये है सवाल हमारा यहाँ, ना कि ये है कि किस शैली में शुरू की गई। तो इसका सही जवाब होगा एन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं हैं, जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तुलिकाएं, यानी यहाँ तुलिका का मतलब ब्रश से है। ब्रिस्टल माप तुलिका सबसे बेहतरीन है, सिर्फ माप, सेबल या तीनों में से कोई नहीं। यानी जल रंग चित्रण करने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा तुलिका इसमें से किसे माना गया है? यह है प्रश्न हमारा, ठीक है। तो साथियों, सबसे अच्छा जो माना गया है इसमें तुलिका, वो माना गया है सेबल को। किसे? जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिका सेबल को माना गया है जल रंग चित्रण के लिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 का कहना है, कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कागज को पहले गीला किया जाता है,
उसके बाद किनारों पर गोंद लगा के पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को साइजिंग करना कहते हैं। प्राइमिंग करना, वार्निश करना या माउंट करना। एक गीले कागज को उसके किनारे पर गोंद लगाकर, किनारे पर गोंद लगी पट्टी, यानी एक पट्टी गोंद लगी होती है किनारे पे बॉर्डर के, और कागज को गीला करके ड्राइंग बोर्ड पर, यानी वो ड्राइंग बोर्ड होता है जिसके किनारे पे जो है गोंद लगी होती है, और कागज को गीला करके चिपका दिया जाता है उस ड्राइंग बोर्ड के किनारे पे गोंद लगी कागज। ठीक है, तो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं ये पूछ रहा है। तो साथियों उसको जानते हैं माउंट करना, यानी उसको कहते हैं हम लोग माउंट करना। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है जल रंग मिलते हैं। जो जल रंग हमें मिलते हैं वो ट्यूब में मिलते हैं, टिकिया में, सीसी में या तीनों में। जल रंग हमें किस में मिलते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज के वीडियो में भी, पार्ट 2 में, और इसका और भी अच्छा खासा प्रश्न है, पार्ट 3 भी आपको मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें टॉपिक है। तो इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में करके इसलिए पढ़ा दे रहे हैं कि लंबा भी नहीं होगा और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। तो जल रंग जो है वो तीनों फॉर्मेट में हमें मिलते हैं। टिकिया में भी आप मिल सकते हैं, आपको ट्यूब में भी मिलेंगे और सीसी में भी मिलेंगे जल रंग, जो इस्तेमाल किए जाते हैं कलर के रूप में। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। कार्बनिक रंग होते हैं, जो कार्बनिक रंग होते हैं वो रासायनिक तत्वों से बने होते हैं, पशु जगत से निर्मित हो, यानी पशुओं के किसी भी हिस्से से बने हुए होते हैं, या वनस्पति जगत से वो बने हुए होते हैं, या तीनों चीज़ों से कार्बनिक रंगों को बनाया जा सकता है या बनते हैं कह लीजिए। ठीक है, तो कार्बनिक रंग असल मायने में किससे निर्मित होते हैं, ये प्रश्न है हमारा 17वां। 50 प्रश्नों की सीरीज है। टॉपिक है परिपेक्ष सिद्धांत, माध्यम और तकनीक, पार्ट 2 आज का आपका टॉपिक। और 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा तीनों। रासायनिक तत्वों से भी निर्मित होते हैं, पशु जगत के यानी पशुओं के किसी भी हिस्से को ले लीजिए जिससे भी बनते होंगे उससे भी बनते हैं, और वनस्पति से भी निर्मित किए जाते हैं कार्बनिक रंग। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। चित्रण के समय अलसी का जो तेल होता है और टर्पेंटाइन यानी चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पेंटाइन का, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होना चाहिए? चित्रण के समय जो अलसी का तेल लिया जाता है और जो टर्पेंटाइन लिया जाता है, उन दोनों का जो अनुपात मिलाया जाता है किस अनुपात में होना चाहिए? चित्रण को तैयार बनाने के लिए तैयार इसको करना जब पड़ता है तो 50-50 होना चाहिए दोनों, एक 20 दूसरा 80 होना चाहिए, एक 30 दूसरा 70 होना चाहिए, या एक 40 दूसरा 60 होना चाहिए। ये अच्छा प्रश्न है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है और शानदार प्रश्न है श्रृंखला की है। और इसका सही जवाब है क 50-50, यानी दोनों की मात्रा जो है एकदम इक्वल होनी चाहिए। ज़्यादा या कम हो जाएगा तो वो अपने फॉर्मेट को बदल देगा। मतलब कि सीधी सीधी कहने का मतलब ये है, अगर 2 ग्राम ये डाल रहे हैं तो 2 ग्राम वो भी होना चाहिए, ये नहीं कि वो 2.5 ग्राम हो गया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है 19 नंबर प्रश्न, पारदर्शक तकनीक नहीं है, पारदर्शक तकनीक नहीं है। वाश, आला प्राइमा, स्पॉन्जिंग या स्कबलिंग, इसमें से कौन सा पारदर्शक तकनीक की कैटेगरी में नहीं आता है? पारदर्शक वाश नहीं है, आला प्राइमा नहीं है, स्पॉन्जिंग नहीं है या स्कबलिंग नहीं है। तो साथियों स्कबलिंग जो है वो पारदर्शक तकनीक नहीं है। प्रश्न संख्या 20 कहना है प्रश्न का, तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है,
यानी ऑयल चित्रण के लिए यूज नहीं किया जाता नाइफ का, ईजल का, अलसी के तेल का या जल का। ऑयल रंग चित्रण हेतु इसमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता, याद रखिएगा। नाइफ, ईजल, अलसी का तेल या जल। तो जब आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर एक साइंस के आप टीचर हैं तो इस प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि जहाँ ऑयल इस्तेमाल होगा वहाँ जल हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आप तेल के साथ ऑयल को रखेंगे, ऑयल के साथ जल को रखेंगे, तो जो तेल होता है वो ठीक जल के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। उसका वेट जो होता है, बल, वो काफ़ी जल से जो है हल्का होता है और वो ऊपर तैरता है तेल पानी में। तो जाहिर सी बात है, तेल रंग में कभी भी जल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो उससे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 21। हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है। हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है टेम्परा में, तेल रंग चित्रण में, फ्रेस्को में या जल रंग में। कागज को हम श्वेत रखते हैं हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, किस तरह के इसमें से तकनीक में? तो वो हम करते हैं साथियों जल रंग में। 22 नंबर प्रश्न देखिए, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? बिना तुलिका की सहायता लिए कौन से रंग किए जाते हैं? मतलब ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बिना ब्रश के ही आप रंग रहे हैं तेल रंग माध्यम को, पेस्टल को, जल रंग को या टेम्परा को। तो बिना तुलिका का हेल्प लिए आप इसमें से कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कला को कंप्लीट करेंगे, अपने चित्र को जो बनाएंगे उसको कंप्लीट करेंगे? तो वो तकनीक है पेस्टल तकनीक। पेस्टल जो होता है, पेस्ट की तरह होता है और उसमें तुलिका की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न कह रहा है तेल चित्रण की प्रविधि नहीं है, ऑयल चित्रण की प्रविधि नहीं है, स्क्रबिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर या वाश। ऑयल चित्रण की विधि में इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो वो है वाश, जो नहीं आता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ में लगाना कहलाता है। भारी और मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला कहिए या नाइफ, जो चाकू जिसको कहते हैं, में लगाना सपाट धुलाई कहलाता है, स्क्रबिंग कहलाता है, इम्पेस्टो कहलाता है या इनकास्टिक कहलाता है। भारी और मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ में लगाना क्या कहलाता है? तो साथियों, आप देख रहे हैं महा मैराथन की स्पेशल सीरीज डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे, जिसका 24वां प्रश्न पार्ट 2 का है। टॉपिक है परिप्रेक्ष्य सिद्धांत, माध्यम और तकनीक, और इसका सही जवाब है इम्पेस्टो। 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है। यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन क्या कहलाता है? स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन या यांत्रिक रेखांकन। यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन, यंत्रों से
सोचिए, यंत्रों से रेखांकन किया जा रहा है। कितनी अच्छे प्रश्नों की सीरीज है, आप जरा सोचिए। तो चलिए इसका कमेंट्स में उत्तर बताइए क्या होगा, और अपने टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाइए कि कितना वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा यांत्रिक रेखांकन। जाहिर सी बात है, यंत्रों के रेखांकन कहलाता है, यंत्रों से किया जाने वाला यांत्रिक रेखांकन। 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, वसली आखिर में है क्या? क्या होता है वसली का मतलब? चित्रण के लिए उपयुक्त किया गया धरातल कहते हैं वसली, क्या या कोई तकनीक है, या कोई माध्यम है, या कोई पद्धति है वसली? तो वसली का मतलब या ऑब्लिक कह लीजिए मीनिंग, या ऑब्लिक कह लीजिए अर्थ, तीनों चीज़ें अगर दे एक ही बात हुई, वसली का आशय क्या है? तो उसका सही आशय है चित्रण के लिए यूज किया गया जो धरातल होता है उसी को हम कहते हैं वसली। 27वां प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय चित्रकला भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न। भारतीय प्रमाण के अनुसार जो हमारा शरीर है, हम ही लोग मानव हैं, और मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया? 5 ताल, 9 ताल, 16 ताल या 18 ताल? ठीक है। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को जितने तालों में बांटा गया उसकी संख्या है 9। 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आराम से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल क्लियर करते हुए आप अपने टेस्ट को आगे बढ़ते रहिए। सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ? कृत्रिम रंग पता है ना, कृत्रिम रंग क्या होता है? वैसे तो आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि कृत्रिम रंग किसको कहते हैं। सबसे पहले कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ, काला रंग कृत्रिम रंग है जिसका आविष्कार सबसे पहले हुआ। सबसे पहले की बात कर रहा है, नीले रंग का, बैंगनी रंग का या हरे रंग का? सबसे पहले कृत्रिम रंग जो इस्तेमाल किया गया, आविष्कार किया गया, बनाया गया जिस कृत्रिम रंग को, तो जाहिर सी बात है मानव के द्वारा बनाया। कृत्रिम रंग यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है, वो सबसे पहला रंग जो था बैंगनी था। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 29, टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? टाई एंड डाई को जापान देश में क्या कहते हैं? ठीक है। अरोबी, फुलबाना, बंधक या सिबोरी? देखिए, जापान नाम आया है तो उससे एक चीज़ खबर पता चली है। जापान में साओबो शिंदे जो थे, पूर्व जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको गोली मार के आज हत्या कर दी गई और वो मर गए। और बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे कार्यकाल के राष्ट्रपति रहे अपने दौर में, और उनको किसी ने गोली मार दिया जो कि इमरजेंसी में थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो जापान ऐसे देश में हाईटेक देश है, विकसित देश है, और वहाँ पे जो है वैसे राष्ट्रपति को मार दिया गया। ठीक है, जापान में अभी हाल ही की खबर है। तो टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? यह है आपका 29 नंबर प्रश्न, जिसका सही जवाब होगा सिबोरी। क्या कहते हैं? सिबोरी कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न, गुवाचे किसका विभेद है? गुवाचे विभेद है किसका? टेम्परा का? विभेद कह रहा है, भेद नहीं, विभेद। पेस्टल का, तेल का या जल का?
गुआचे आखिर मायने में किसका इसमें से विभेद है? तो गुआचे जो है वो किसका विभेद है ये पूछ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रश्नों को ड्रॉप कर रहे होंगे आज के बेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस देने के लिए पार्ट 2 में। और इसका सही जवाब है टेम्परा का। गुआचे जो है किसका विभेद है? तो गुआचे टेम्परा का विभेद है। 31 नंबर प्रश्न की बात करेंगे 31। डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, यानी हिंदी उसका बता रहा है, उसका अर्थ बता रहा है कि पुनः प्रतिकृति का मतलब होता है फुल कलर रिप्रोडक्शन दोबारा। तो डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स है, यानी प्रयुक्त जो मुख्य पिगमेंट है डिजाइन के लिए पूर्ण रंग पुनः प्रकृति, वो सियान मेटला या येलो है, रेड ग्रीन या ब्लू है, ब्राउन ब्लैक या ब्लू है, या वायलेट इंडिगो और ऑरेंज है। कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो इसका सही जवाब है सियान, मेजेंटा और येलो, सॉरी सियान, मंजेटा और येलो, यही है प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट डिजाइन के पूर्ण रंग पुनः प्रतिकृति के लिए। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न का कहना है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड यानी लाल, हरा यानी ग्रीन और ब्लू यानी नीले घटकों में अलग अलग किया जाता है? मूल कला को इन चारों में से किसके द्वारा रेड, ग्रीन और ब्लू घटकों में अलग अलग किया जाता है? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड या डिजिटल स्कैनर? पहले समझिए, आपको पता है जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है रंगीन प्रिंटर, तो रंगीन प्रिंटर में ही आप लोग रंगीन पेपर से जो है प्रिंट आउट निकलवाते हैं। ये वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन ये जो मूल कलर हैं रेड और हरा और यानी कह लीजिए लाल, नीला और हरा, ये तीन ही कलर उस प्रिंटिंग बॉक्स में लगाए जाते हैं। यानी आपको मैंने आंसर ही जो है आपको दे रहा हूँ, बार बार सिंबल दे रहा हूँ। तो इसमें से किस में इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के किस हिस्से में, ये पूछ रहा है, जिससे कि आगे आप अपने कलर को जो है बनाते हैं आसानी से। तो डिजिटल स्कैनर जो होता है, स्कैनर प्रिंटिंग में ही होता है, प्रिंट भी करता है और स्कैन भी करता है। ठीक है, उसी में इस्तेमाल किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा 33। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सबसे उत्तम, सर्वोत्तम का मतलब सबसे उत्तम विज्ञापन का जो माध्यम है, जरिया है, वो समाचार पत्र है या आपका चलचित्र है या आपका मैगजीन है या टेलीविज़न है। यानी विज्ञापन का सबसे अच्छा माध्यम विज्ञापन करने का, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मैं AMU क्लासेस में पढ़ाता हूँ और मेरे AMU क्लासेस को विज्ञापन करना है, मतलब पब्लिक में ले जाना है कि इस क्लास में कला की पढ़ाई की जाती है TGT की, और अच्छा की जाती है या नहीं ये आप तय करेंगे। मेरा काम है विज्ञापन करना। तो मैं विज्ञापन नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और आपके वजह से मेरा विज्ञापन होता है। क्योंकि आप कहीं भी मिलते हैं तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो आप शेयर करते हैं वही विज्ञापन करना हुआ। आपके द्वारा विज्ञापन होता है और मेरी टीम में फैमिली मेम्बर और जुड़ते जाते हैं, वो आपके वजह से होता है। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है उसका सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो समाचार पत्र होता है। ठीक है, जैसे मैं चाहूँ तो AMU क्लासेस का ऐड अपने समाचार पत्र में मेंशन कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग, ये मेरे कहने का मतलब है। 34 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है
प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिक प्रभाव किससे प्राप्त होता है? प्रिंट मेकिंग में जो एक्वाटिक प्रभाव होता है वो प्राप्त होता है किससे? क्रेयॉन से, रेसिन से, चाक से या गम अरेबिक से। ठीक है, प्रिंट मेकिंग में एक्वाटिक प्रभाव किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है रेसिन से। 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 35 प्रश्न कह रहा है फेरिक का मतलब क्या होता है? क्या है फेरिक का अर्थ, मायने, मतलब, मीनिंग? कांसा, इसका मतलब होता है लौह यानी लोहा, एल्युमिनियम या जस्ता। फेरिक का मतलब क्या होता है साथियों? तो चलिए 50 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज है जिसका पार्ट 2 आप देख रहे हैं। परिपेक्ष का सिद्धांत, तकनीक और माध्यम, यही है हमारा टॉपिक। आप है 35वें प्रश्न पे और फेरिक का मतलब क्या होता है ये हमारा प्रश्न है 35वां, और इसका सही जवाब है लोहा यानी लौह। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 36। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि विकल्प आपके पूरे नहीं फेस हो रहे हैं, तो छोटा करना जरूरी है। अभी आपको दिख रहा होगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न का कहना है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम इसमें से कौन सा है? पढ़ेंगे नहीं, सीधा इसका उत्तर देंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है, टाइम खींचेगा। तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम आपको चयन करना है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सही क्रम होगा क, आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैंकेट, सतह पर आकृति का निरूपण। ठीक है, ये होगा आपका सही क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सैंतीस नंबर प्रश्न का कहना है कि कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व, कांसे पर पटीना लगाने से पहले किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या अमीनो एसिड? ठीक है, कांसे पर पटीना लगाने से पहले किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं क्योंकि ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा विकल्प के अनुसार है। ये है, कह रहा है प्रश्न प्रिंट की सही कला क्रमानुसार श्रृंखला का चयन करें। प्रिंटिंग का सही क्रम क्या है? सीधा प्रश्न का पूछना है, प्रिंटिंग करने का जो सही क्रम है इसमें से किसको माना गया है ना? यह है हमारा प्रश्न। प्रिंटिंग का सही क्रम इसमें से क्या है साथियों? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा रिफिल प्रिंटिंग, इंटेंग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। यानी फोटोग्राफी आखिरी में रहेगा, रिफिल प्रिंटिंग पहले रहेगा। बस यही दो चीज़ें याद रखिएगा। रिफिल पहले रिफिल करना है, फिर फोटोग्राफी करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख। अगला देखिए, कह रहा है बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। बिस्किट फायरिंग से संबंधित है लास्ट वैक्स कास्टिंग, सेरेमिक्स, सैंड कास्टिंग या ढोकरा कास्टिंग। बिस्किट फायरिंग से इसमें से क्या संबंधित है? तो साथियों
सेरेमिक्स जो होता है वो बिस्किट फायरिंग से संबंध रखता है। अगला, कह रहा है ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? देखिएगा ये 40 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग देखिए बोल नहीं रहा था मैं, 40 नंबर प्रश्न है ये। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, नाइट्रिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? क्योंकि ऊपर हाइड्रोफ्लोरिक है और नीचे हाइड्रोक्लोरिक है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरिक है एक और एक फ्लोरिक है, इसलिए सेम नहीं है। तो ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यह है हमारा 40वां प्रश्न। काफ़ी आप करीब हैं अपने प्रश्नों के, 50 प्रश्नों में 40 पहुंच चुके हैं, 10 और शेष बचे हैं और इस 10 शेष के बाद आप फाइनल सबमिट कर लेंगे। लेकिन पहले इसका उत्तर देखेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न की अब हम लोग जिक्र करेंगे। मेटल से संबंधित है, मेटल से संबंधित स्टोन कार्विंग है, वुड कार्विंग है, ब्रांज कास्टिंग या डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। ठीक है, ठीक है, मेटल से संबंधित क्या है इसमें से? यह है आपका 41 नंबर प्रश्न। स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रांच कास्टिंग या डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ, डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर कह रहा है इन्वेस्टमेंट मोल्ड से संबंधित है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड, इससे संबंधित मल्टीपल कास्टिंग है या ब्रांच कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग या रबड़ कास्टिंग? इसमें से कौन से कास्टिंग से संबंध रखता है इन्वेस्टमेंट मोल्ड? तो इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो है वो ब्रांच कास्टिंग से संबंध रखता है। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है? यानी सही मायने में जो भित्ति चित्रण है वो कौन से माध्यम पर किया जाता है? कैनवास पे या भित्ति पे या ताड़पत्र पे या कागज पर? ठीक है, भित्ति चित्रण निम्न में से कौन से माध्यम पे इस्तेमाल किया जाता है? ये है आपका 43 प्रश्न। 7 प्रश्न पीछे हैं, उसके बाद आपका फाइनल सबमिट होगा आज का पार्ट 2 टॉपिक का। क्योंकि ये लंबा टॉपिक है इसलिए पार्ट 2 है, कल भी एक पार्ट इसका मिलेगा, लेकिन पहले इसको फाइनल सबमिट करिए। थोड़ा थोड़ा 50-50 करके इसलिए दे रहे हैं कि छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाएगा और तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। इसका सही जवाब है भित्ति पर। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। 44 कह रहा है कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु नहीं है, कौन सा? ब्रांज या आपका ब्रास, कापर या वाइट मेटल? मिश्र धातु की कैटेगरी में किसे नहीं रखा गया है इसमें से? मिश्र धातुएं वो धातुएं होती हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिला दिया जाता है तो वो मिश्र धातुएं बनती हैं। मतलब साइंस का ये क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन यहाँ कला से इसका काफ़ी रिलेशन है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि मिश्र धातु की कैटेगरी में यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो वो होता है कापर। ब्रांज होता है, ब्रास होता है, मिलाया जाता है। ब्रास का अक्सर इस्तेमाल देखिएगा नल के टोटी वगैरह का जो होता है, ये सब चीज़ें जो है ब्रास की इस्तेमाल की जाती हैं।
या वाइट मेटल जो होता है उसमें भी इस्तेमाल वो भी जो है मिला हुआ होता है। ब्रश जो है टोटी वगैरह देखे है ना, वो होता है। वो ऐसा पेंटिंग होता है कि देखने में आपको स्टील लगेगा लेकिन वो ब्रश होता है। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? टाइपोग्राफी का जो प्राथमिक साज सामान है मतलब इंस्ट्रूमेंट उसके, यानी उसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो है तो टाइपोग्राफी का वो आयल ब्रश है पूछ रहा है, इंजल है, पैलेट नाइफ है या रोटरिंग पेन है? टाइपोग्राफी का जो प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट या साज सामान जो है वो क्या है? तो वो है रोटरिंग पेन। क्या होता है? रोटरिंग पेन। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है, त्रिआयामी आभायुक्त चित्र वाश में होता है, लिथोग्राफी में, स्केच में या इम्पेस्टो में? त्रिआयामी आभायुक्त चित्र इसमें से किस में होता है? तो चलिए 50 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज है आपकी और उसके 46वें प्रश्न पे आप पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 के हिस्से का टॉपिक आपको पता ही है और आज का फाइनल सबमिट थोड़ी देर बाद होगा और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये बताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो त्रिआयामी आभायुक्त चित्र जो होते हैं वो इम्पेस्टो में होते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, 47 क्यूरोस्कीरो ये शब्द का जो अर्थ होता है असल मायने में क्या होता है? क्या है? क्यूरोस्कीरो शब्द का अर्थ फूलों पर तीव्र प्रकाश होता है या फिर सप्तवर्णी प्रकाश यानी 7 रंगों का प्रकाश जिसको कहते हैं, या एक चित्र में प्रकाश और छाया यानी एक किसी चित्र में प्रकाश या छाया या भूदृश्य चित्रण। क्यूरोस्कीरो शब्द का सही मायने में अर्थ क्या होता है? तो साथियों क्यूरोस्कीरो का मतलब होता है एक ऐसा चित्र जिसमें प्रकाश और छाया, यानी एक चित्र में जो चित्र बनाए हैं उसमें प्रकाश भी दिख रहा है उसका अपना और उसकी परछाई यानी छाया भी दिख रही है। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, 48 नंबर कह रहा है जल का प्रयोग होता है, जल का जो प्रयोग होता है यह विकल्प के अनुसार है। अब ये मत देख लीजिएगा कि जल का प्रयोग, तो जल का प्रयोग बहुत जगह होता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार ग्रावुर प्रिंटिंग में जल का प्रयोग होता है, कोलोटाइप प्रिंटिंग में, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में या इनमें से किसी में नहीं। इसमें से कौन सी प्रिंटिंग में जल का प्रयोग होता है ये पूछ रहा है आपका 48 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो जल का प्रयोग जो है ग्रावुर प्रिंटिंग में होता है, याद रखिएगा। 49 कह रहा प्रश्न, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? हिंदुस्तान में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले इसमें से कौन है? कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह या एशोफ? भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत किस आधुनिक कलाकार की देन है? तो वो है कंवल कृष्ण की देन। और साथियों ये था इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और बताइएगा कि आज की हमारी महामैराथन की 50 प्रश्नों की ये सीरीज पार्ट 2 टॉपिक था परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत, तकनीक और माध्यम, कैसा लगा? अगर पसंद आया हो साथियों तो उम्मीद करूंगा कि एक लाइक ज़रूर देंगे, शेयर देंगे ताकि बाकी लोग भी जुड़ें और प्यारा सा कमेंट्स भी करेंगे। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं रात 8 बजे आपके अपने चैनल पर बेहतरीन टॉपिक के साथ पार्ट 3 में इस वीडियो के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
नमस्कार, गुड नाइट।